नमस्कार। आपने पूछा था चॉकलेट सिस्ट के बारे में, तो आपको मैं बता देता हूँ कि चॉकलेट सिस्ट क्या होता है। इसको हम लोग एंडोमेट्रियोमा भी बोलते हैं या ओवेरियन सिस्ट भी बोलते हैं। और ये कब बनता है? एंडोमेट्रियोसिस होता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में हो गया और वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है कि एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है कि जो पीरियड आता है या मासिक होता है, तो मासिक क्या होता है कि यूट्रस का जो सबसे अंदर की वॉल होती है, लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वहीं से हर महीना हार्मोन्स के इफेक्ट में ब्लीडिंग होता रहता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम माइग्रेट कर जाता है और माइग्रेट करके वहाँ से जो बच्चेदानी की जो दीवार होती है, जो कैविटी होती है, उसको लाइनिंग करता है। वहाँ से हटके ये कहीं बाहर चला गया, तो बाहर चला जाता है। तो वो चूंकि हार्मोन्स के इफेक्ट से वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, तो वहाँ से तो यूट्रस के अंदर जो ब्लीडिंग होता है बाहर निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे जो ब्लीडिंग होगा वो इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। ये इकट्ठा होके अगर ये बाहर एक सिस्ट बना देता है, जिसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। क्यों चॉकलेट बोलते हैं? क्योंकि ब्लड अगर बहुत दिन तक इकट्ठा होता है तो ब्लैक कलर का चॉकलेट की तरह हो जाता है, ब्राउन चॉकलेट की तरह। तो अब होता क्या है कि हर बार पीरियड के समय पेशेंट को बहुत दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, जिसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। और ये अगर ट्यूब को अफेक्ट करता है तो ट्यूब को चिपक जाता है, ट्यूब वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, तो प्रेगनेंसी रुकने में भी मुश्किल होती है, तो इनफर्टिलिटी भी होता है। तो लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर एंडोमेट्रियोमा ट्यूब से अलग है तो एंडोमेट्रियोमा तो रहेगा, चॉकलेट सिस्ट तो बना रहेगा, लेकिन इनफर्टिलिटी नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये एंडोमेट्रियोमा सिस्ट जो ट्यूब है उसको पकड़ा है कि नहीं, उसको अफेक्ट किया है कि नहीं। अगर ट्यूब को अफेक्ट नहीं किया है तो अगर छोटा एंडोमेट्रियोमा है तो इसमें ये चांस रहता है कि पेशेंट कंसीव कर जाता है। बहुत बार हम पेशेंट देखते हैं कि एंडोमेट्रियोमा के साथ साथ उनका प्रेगनेंसी रुक जाता है, और डिलीवरी के समय अगर किसी कारण से हमें सिजेरियन करना पड़ गया तो हम लोग इस एंडोमेट्रियोमा सिस्ट को भी निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियोमा ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं ग्रेड, सीवियर ग्रेड, तो उसमें पेशेंट को बहुत पेन होता है, अंदर बहुत ज़्यादा वहाँ अगल बगल की दीवार, जो आंत की दीवार है, यूट्रस का पीछे का वाल है, पेरिटोनियम, सब आपस में चिपक जाते हैं। चिपकने से वहाँ पे पेशेंट को सीवियर पेन होता रहता है और प्रेगनेंसी रुकने में बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सर्जरी करते हैं, उसको एंडोमेट्रियोमा को रिलीज करते हैं। लेकिन इसमें रिकरेंस भी होता है। हम ये नहीं कि आज हम निकाल दिए फिर कभी बन नहीं सकता है, रिकरेंस भी होता है, दोबारा बनने का भी चांस रहता है। तो अनमैरिड लड़की रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए मेडिसिन भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जिसको देने से एंडोमेट्रियोमा का साइज कम हो जाता है। एकदम खत्म तो नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, जिससे इनको पेन होना कम हो जाएगा। और अगर उनकी शादी हो जाती है, शादी हो गया तो शादी के बाद से हम लोग कोशिश करते हैं कि कंसीव हो जाए जल्दी, क्योंकि हर महीने में उसमें थोड़ा सा ब्लड कलेक्शन होगा, वो बड़ा होगा। मतलब एक बार एंडोमेट्रियोमा बन गया तो धीरे धीरे बड़ा होता ही जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर एंडोमेट्रियोमा हो गया तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कंसीव कर जाए। अगर फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है और कारण है कि एंडोमेट्रियोमा के कारण वहाँ पे एडेशंस हो गया है, चिपक गया है, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग सर्जरी करते हैं। और जैसे सर्जरी करने के बाद तुरंत बोलते हैं कि आप ट्राई करिए प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि अगर हम बहुत दिन तक छोड़ देंगे तो फिर से बनने का भी चांस रहता है। तो यही है एंडोमेट्रियोमा के बारे में। अगर एंडोमेट्रियोमा है तो आप आइए, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट देने से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। फिर अगर इसके कारण इनफर्टिलिटी है तो उसमें भी ट्रीटमेंट देने से आराम मिल जाता है। लेकिन लेट कंडीशन में फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी रुकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा चिपक जाता है ट्यूब, सर्जरी के बाद भी नहीं ठीक होता है, तो फिर IVF की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके बारे में, ये एंडोमेट्रियोमा के बारे में है। धन्यवाद।